वाइजैक का घमंड अभी जिंदा है, क्योंकि यहाँ पर जो जौहर यशस्वी ने दिखाया, वहां से कहानी शुरू हुई थी। गिल ने फिर दिल भी जीता और आखिर में बूम बूम ने जो बूम बूम की, उससे पूरा बेसबॉल काम तमाम हो गया। जी हाँ, इंडिया ने फाइनली जो पहला टेस्ट हैदराबाद से शुरुआत की थी, सबको लगा था कि यार ये बेसबॉल कहीं इंडिया के इस रोहित बॉल पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। उसे कमबैक किया, उसे जवाब दिया कि ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहाँ पर इतना आसान कुछ नहीं होता। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फाइनली एक रिलीफ कि हाँ ठीक है, अब हम एक एक से जाएंगे। और तीसरे टेस्ट में भी वक्त विराट कोहली को भी है, लेकिन टेस्ट जीत गए पर अश्विन का 500 रह गया। देखिए बहुत सारे, अश्विन का 500 रह गया। जी हाँ, वो अंपायर्स कॉल वाला वो थोड़ा सा विवादित पूरा कंट्रोवर्सी, उस पर भी एक बार डिस्कशन करेंगे। लेकिन मुझे इस जीत से अचानक से गाबा याद आ गया, और गाबा इसलिए याद आ गया क्योंकि गाबा से पहले भी हमारे खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे, विराट कोहली घर चले गए थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जहां पर लग रहा था कि बुमराह इंजर्ड हो गए थे, अश्विन जहां तक मुझे याद है शायद वो भी इंजर्ड हो गए थे, तो दो बड़े नाम इंजर्ड होकर के बाहर चले गए थे। कोहली घर आ गए थे, यहाँ भी कोहली थे नहीं, आपको केएल राहुल इंजर्ड हो गए थे, रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो गए थे। फिर सवाल हो रहा था कि भाई कैसे बचेंगे। वहां पर भी ऐसा हुआ था कि हम 36 ऑल आउट हो गए थे और बहुत बेइज्जती हुई थी। यहां पर आया हुआ कि भाई बेसबॉल आया और दूसरी इनिंग, पहली इनिंग में ऐसा लगा इनिंग डिफीट होने वाली, और दूसरी इनिंग में भाई हमें आ करके हरा करके चले गए। और फिर लगा कि भाई जब चोट लगती है ना, उसको जो रिफ्लेक्स आता है वो बहुत खतरनाक आता है, और ये वो रिफ्लेक्स था आज का। रिफ्लेक्स की एक वजह और बता देता हूँ मैं, जो लोग शायद कमेंट्स में कुछ लोग लिखना शुरू कर देंगे यार घमंड घमंड क्यों बोल रहे हो। जस्ट एक छोटी सी स्टेटमेंट कल आई थी जिमी एंडरसन की तरफ से। उन्होंने कहा था कि यार 180 ओवर है हमारे पास और हम गेम को जीतने की कोशिश करेंगे। दोस्त आप 69.2 में आउट हो गए, तो बस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ वाइजैक है, उसका घमंड भी जिंदा है। इसके पीछे कई सारी वजह है। शुरुआत कहां से करूं? कई सारी इस मैच की स्टोरीज हैं। शुरुआत नहीं, इसी स्टेटमेंट से कर लेते हैं। अभी एंडरसन की आपने बोली, एंडरसन को इतना भरोसा था कि वो 4th और 5th डे पर जहां पर बॉल अच्छी स्पिन होने लगती है और हमारे पास अश्विन और अच्छे स्पिनर्स हैं, वहां पर भी आप 180 ओवर खेल लोगे। तो ये उनका घमंड था और इसीलिए वाइजैक का घमंड जिंदा है। और यहां पर तो बुमराह को भी नहीं खेल पाए वो। बुमराह मतलब उस 4th डे की पिच पर जहां पर वो पिच डेड हो जाती है पेसर्स के लिए, उस पिच पर आकर के बुमराह की बॉल और उनका बैट नहीं टच हो रहा था। वो क्लियर डिफरेंस रख रहे थे क्योंकि उनको पता था कि बुमराह वो खिलाड़ी हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ पिच, जैसा आप कल कह रहे थे, चाहे ग्रीन टॉप दो, चाहे प्लेन दो, चाहे कैसा दो, बुमराह के हाथ में बस बॉल दे दो और सामने एक सरफेस होना चाहिए जहां गेंदबाजी हो सकती है, वहां बुमराह आते हैं और अपना काम करके दिखा देते हैं। वसीम अकरम की मुझे याद आती है, जब बॉल पुरानी होती तो वसीम अकरम ऐसा लगता था अब ये गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पागल कर देगा। और सेम जसप्रीत बुमराह के आंकड़े हैं, नई बॉल से 25 ओवर से पहली बॉल होती है वो 2-3 विकेट लेते हैं, लेकिन अगर बॉल पुरानी हो गई 11 विकेट है उनके पास इस सीरीज में ही। नहीं, इस सीरीज में 10 विकेट नहीं, इस सीरीज में बता रहा हूं मैं आपको, 9 विकेट तो इनके अभी हो गए जी, यही मैं कह रहा था, पुरानी बॉल से। इस सीरीज में नई बॉल से उतने इफेक्टिव नहीं है जितनी पुरानी बॉल से हो जाते हैं। पुरानी बॉल से वो विकेट लेना शुरू करते हैं। पिछले मैच में भी जो विकेट ली, बाद में विकेट ज्यादा आई। जो पहला स्पेल था उसमें विकेट्स नहीं आई। आप देखिए हर बार इंग्लैंड ने पहली साझेदारी जो करी है वो 50 के आसपास ही करी है। सबसे लोएस्ट साझेदारी 44 की है। तो पहले स्पेल में विकेट नहीं आई है, और उसके बाद जब बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, दूसरी बार बुमराह के हाथ में आती है, तो जो विकेट लेना वो शुरू करते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और शायद इसीलिए आपको वसीम की याद आ गई। बिल्कुल वसीम, ग्रेट वसीम अकरम की। पुरानी चीजें जो होती हैं तो वो ऐसा लगता है कि लेगेसी के पीछे तो भाग रहे हो। बिल्कुल। अभी वो वकार यूनुस से चूक गए 150 विकेट पूरे करने में, बट इंडिया की तरफ से सबसे तेज 150 विकेट है उनके पास। और यार मतलब ज्यादा अच्छा कब लगता है, इन जनरल आप ये कहते हैं भाई बॉल पुरानी होगी, स्पिन को दे दीजिए, पिच भी चौथा दिन है, स्पिनर को दे दीजिए। बुमराह कहते हैं यार रुको, विकेट चाहिए मेरे को दो, मुझे दो। और हॉक्स के साथ यही हुआ। जी हाँ, वही मैं कहने वाला था, यही किया। जैसे ही लग रहा था कि भाई साहब एक बार फिर से पार्टनरशिप बन गई है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डर कि यार धीरे धीरे जो मार्जिन है वो कम होता जा रहा है, लेकिन वहां पर बुमराह आते हैं, 5 बॉल उनको खिलाते हैं और 6ठी स्लोअर फेंक देते हैं और बस हाथ में आ जाती है बॉल। तो इस तरह से आप सही कहते हैं कि 150 के उससे जरूर चूक गए हैं वो वर्ल्ड वाइड में। हाँ। लेकिन इंडिया से सबसे तेज बन गए हैं। लेकिन एक और आदमी है जो चूक गया 500 विकेट से। अश्विन। अजय मैं अश्विन को, देखो कुछ भी है, मैं मानता हूं करंट जो एक्टिव बॉलर्स है उसमें अश्विन से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है अगर आप इंडिया में आप खेल रहे हो तो, क्योंकि उनका 50, 100, 150, 200, 300, 400 और 500 भी आया होता है, वो सब इंडिया में आया है। और सब इंडिया में आया है। जितने विकेट की हो, ये जो आपको दिख रहे हो ना, वो सारा का सारा उनका इंडिया में आया है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इंडिया में स्पिनिंग पिच होती है और अपने घर पर अश्विन बहुत खतरनाक है। और 500 विकेट अगर एक बहुत माइन्यूट सा हो रहेगा। अब दिक्कत ये है कि इनिंग नहीं है, वरना अब एक इनिंग अगर एक्स्ट्रा लग जाएगी कोई बात नहीं। हम 15 फरवरी तक का इंतजार
कर लेंगे। लंबा गैप है, अश्विन शायद और किताबें पढ़ेंगे, देखिए अगली बार तुम मिलो एम्पायर साहब, जरा तुमसे बात करनी है, तुमसे बात करनी है क्योंकि मेरे को रूल बहुत आते हैं। मैं सारे बता दूंगा तुमको। मैं मीम देख रहा था कि बाकी लोग तो के ये जो एम्पायर है समझ रहा है कि इसको अश्विन से ज्यादा क्रिकेट के बारे में पता है, इसको नहीं पता कि अश्विन पढ़ के आते हैं। बिल्कुल, बाकी लोग ऐसे गेंदबाजी की तैयारी करते हैं, अश्विन पढ़ाई कर रहे थे। रूल नंबर 1.1.5, अच्छा इसमें ऐसा करना है, अच्छा आपने हाथ पे लगने दिया था, अगले में बताऊंगा, फिर से अपील करूंगा। याद है एक बार अश्विन का वो जब डीआरएस लेने के बाद एक बार फिर से डीआरएस ले लिया था, मतलब दैट वाज मोर और लेस अ नॉनसेंस थिंग टू डू, लेकिन स्टिल अश्विन बीइंग अश्विन, मैन केडिंग को इतना कॉमन कर दिया अश्विन ने। और हर अगला आदमी मैन केड करता है, अटेम्प्ट कर रहे हैं, हर अगला आदमी मैन केड करता है। वैसे जॉस बटलर थे शायद जिनको कर रहे थे वो, जॉस बटलर। अच्छा, इंग्लैंड वालों के साथ दिक्कत है, इंग्लैंड वाले 2 बार हो चुके हैं और जॉस बटलर दोनों में रहते हैं, पता नहीं उनको क्यों पिच छोड़ने की, अपने मतलब क्रीज छोड़ने की आदत है। अगली चीज पे आते हैं, श्रेयस अय्यर की कैच ली थी बेन स्टोक्स ने, क्या कमाल का कैच था, दैट वाज अ माइंड ब्लोइंग कैच। अय्यर आके रन आउट कर देते हैं और वो ही बहुत सटीक रन आउट था, कह रहे हैं कि भाई एकदम बदला ले लिया हमने, क्योंकि बेन स्टोक अगर रुक जाते, बेन स्टोक खड़े रहते तो हेडिंगली होने लगता है भाई। बेन स्टोक्स दिमाग में बेन स्टोक्स जैसे ही आते हैं ऐसे हेडिंगली चलने लगता है सर हर तरफ। लेकिन फिर बुमराह भी है यार, बुमराह ने पिछली बार भी आउट किया था और वो बेन स्टोक ऐसे एकदम ऐसे होकर रह गए थे क्या, और फिर उससे पहले मैच में बोल्ड ही किया था, वहां पर भी ऐसे होकर रह गए थे। और आज लग रहा था कि आज ना बुमराह को बहुत रिस्पेक्ट देकर खेल रहे थे सारे इंग्लिश बैटर्स, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, जैसे एंडरसन को दे रहे थे। जी हाँ, वो चीज डिजर्व करते हैं, और एक्चुअली वही चीज एंडरसन के साथ भी हो रही थी। लेकिन अब डिफरेंस देखिए ना कितना है मैचेस का, एक्सपीरियंस का, बट स्टिल बुमराह इज देयर, जहां पर अच्छे से अच्छा बल्लेबाज बैट कोशिश ये कर रहा था कि भाई इनको चुपचाप से खेल लो, बिकॉज इनकी जो रिवर्स स्विंग शुरू होगी ना, वहां से परेशानी बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के कहानी 2 चीजों की, पहला तो जसप्रीत बुमराह का ये सेकंड बेस्ट फिगर्स थे उनके, 9 विकेट 91 रन देके, और इंडिया के लिए इंग्लैंड ने वैसे चैलेंज तो किया क्योंकि विजिटिंग टीम का 4th इनिंग में ये हाईएस्ट स्कोर, सेकंड हाईएस्ट। तो हम ये नहीं कह रहे कि बेसबॉल आउट ऑफ द गेम रहा, बट ठीक है, कहानी इतनी दिलचस्प कर दी कि अब तीसरा टेस्ट जब हम खेलेंगे 15 फरवरी से, तो हमें मजा आने वाला। लेकिन इसमें एक चीज और है कि देखिए हम जो लीड ले रहे हैं इसी वजह से हम जीत रहे हैं। राजकोट में ये लीड जो हमें मिल रही है अलग और रहेगा, फिर एक बार आप कहेंगे कि बेसबॉल कितना इफेक्टिव होता है। अप्रोच फारूक बेसबॉल वाली देखने को मिली, वही रहेगी, आज भी वही रही, क्योंकि हर सेशन के बाद देख रहे थे लगभग 4 रन पर ओवर रन वो बना रहे हैं। तो ये बेसबॉल का है। क्रॉली और बेन डकेट ने इस बेसबॉल को अटेम्प्ट करने में बहुत बड़ी एक रोल प्ले किया, और दूसरी चीज उनका लोअर ऑर्डर कितना इफेक्टिव है यार। ऑनेस्टली अगर आप बात करो, टॉम हार्टली रेहान है, प्रॉपर बैटिंग करते हैं, प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं। बशीर भी देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बल्लेबाजी कर ले रहे हैं। जिमी एंडरसन ने भी एक चौका ऐसा लगाया है, बेन स्टोक्स का मुंह खुला रह गया, ब्रेंडन मैकलम का मुंह खुला रह गया, उनके कमाल यार। अच्छी डेप्थ है इस चीज में, आप कहेंगे हमारे यहाँ दिक्कत है, और शायद इसी वजह से लोग उमेश को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुकेश, हाँ, कि आप मुकेश को खिला रहे हो, एज सच कुछ खास मुकेश कर नहीं रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, मतलब लोग उमेश को चाह रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ अगर आगे भी आपको स्पिनिंग पिच रहती है तो बेहतर ही है, क्योंकि आपने मुकेश से 7 उधर और 2 या 3 ओवर इधर कराए हैं, कोई खास फायदा 5 ओवर कराए, तो कोई खास फायदा नहीं। 7 और 5 12 ओवर अगर आप एक पूरे टेस्ट मैच में 2 इनिंग में करा रहे हो, बॉलर रख रहे हो प्रॉपर, आपका जो नई बॉल से जो बॉलिंग करता है, तो इससे बेहतर तो यही है मेरे ख्याल से कि आप एक स्पिनर को और ऐड कर लो। अगर आप वॉशी को ऐड कर लोगे, वो प्रॉपर बैटिंग करते हैं, गाबा में उन्होंने रोका था, उन्होंने अच्छी गोली दो, अब वो प्रॉपर बैटिंग करते हैं और अच्छे स्पिन आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले मैचेस में जिस भी मतलब अभी 3 मैच रह रहे हैं, बट आप जैसे भी कॉम्पिटिशन में जाओ, 3 जो मैच रह रहे हैं, अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट आपको मिलता है तो बेहतर ये है कि हम 4 स्पिनर्स के साथ जाएं, बैटिंग डेप्थ का डेप्थ मिल जाएगा, और आपके पास जसप्रीत बुमराह 1 मैन आर्मी है। तो क्या लगता है, आप फारूक की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में हम 4 स्पिनर और 1 पेसर, जो कि अकेला 2 के बराबर है, जसप्रीत बुमराह, उसके साथ जा सकते हो, या फिर चलने दीजिए 2 ही पेसर के साथ? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।